नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका। एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 5% लाभ होता है। तो मेज का क्रय मूल्य कितना है? देखिए दोस्तों, जो भी अभी यूपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है और सारे के सारे इसी टाइप का एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों। तो देखिए 5% हानि हो रहा है, बेचता है तो 5% हानि होता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता है तो 5% लाभ होता है। जब भी कॉस्ट प्राइस होती है तो कितना होता है? 100% होता है। कितना? 100% होता है। तब 5% हानि होता है, हो रहा है, तब 95% हो जाएगा। कितना? 95%। और 5% लाभ होता है तो ये हो जाएगा 105%। कितना? 105%। और बोलो वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचता। कितना? अधिक वह इसे 80 रुपया अधिक में बेचता। तो जब भी कम या अधिक का बात हो तो वो अंतर का बात करता है दोस्तों। क्या? अंतर का बात करता है। देखिए यहाँ हानि हुआ, यहाँ लाभ हुआ। अब ये यहाँ अंतर देखते हैं तो कितना का अंतर आ रहा है? तो अंतर हमारा आ रहा है 10 का। कितना? 10% का। ये 10% जो बता रहा है दोस्तों, परसेंटेज में 10 बता रहा है, रुपया में 80 रुपया बता रहा है। तो 10% बराबर 80 रुपया। और क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100% होता है। कितना? अपने आप में 100% होता है। तो 100% बराबर कितना होगा? तो 80/10 गुने 100। अब इसको काट दीजिए, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा। 100 को 8 से गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? तो 800। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न का आपका, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ उत्तीर्ण दे रहा है, देखिए यहाँ उत्तीर्ण दे रहा है, यहाँ अनुत्तीर्ण है, यहाँ भी जो है सो ये दोनों अनुत्तीर्ण है। ठीक है, यहाँ 17% ये दोनों भी, ये भी अनुत्तीर्ण है। और यहाँ बोला 46% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? एक बार मैं फिर से क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इस टाइप का भी हम पहले पढ़ा चुके हैं और यूपी पुलिस में इस तरह का भी प्रश्न पूछा दोस्तों। तो आप पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। पहले घेरा बनाइए दोस्तों। ये जो है दो ठो घेरा बना दीजिए इस तरह का। अब यहाँ बोला 42% अभ्यर्थी गणित में, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन यहाँ दे रहा है अब 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। तो हम क्या करते हैं, सभी को उत्तीर्ण बना दीजिए या सभी को अनुत्तीर्ण बना दीजिए। अब यहाँ दिया हुआ है कि उत्तीर्ण हुए हैं तो हम सभी को उत्तीर्ण बनाते हैं। देखिए कोई भी अपने आप में 100% होता है। कितना? 100% होता है। तब यहाँ 42% गणित में और 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये फेल हुआ है। 42% जब फेल हुआ है तब पास कितना हुआ होगा? तो ये 58% पास हुआ होगा दोस्तों। कितना? 58%। ये 58% मैथ में दोस्तों। उसके बाद बोला 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो 52% जब फेल हुआ है अंग्रेजी में तो पास कितना हुआ होगा? तो 48%। ये पास का डाटा है दोस्तों। क्या? पास का डाटा है। उसके बोला 17% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ये जो फेल हुआ है 17% दोनों में, तो 100 में 17 को घटा दीजिए। तो अगर 17 को घटाते हैं कितना आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा 83%। ठीक है, तो 83% दोनों विषयों में पास हुआ है। हम पास का डाटा लिए हैं। ठीक है, अब यहां हम क्या करेंगे, 58 प्लस 48 इसको जोड़ देंगे और ये दोनों का जो है उसको घटा देंगे।
अब इसको जोड़ते हैं 58 और 48, 8 8 16, 5 8 9 1 10, 106 आया। 106 माइनस 83%। अब इसको जब घटाते हैं दोस्तों तो 106 में 83 तो कितना बचेगा, 6 में 3 गया तो 3 और 10 में 8 गया तो 2 बचा दोस्तों, यानी 23%। कितना, 23%। अब इस 23% बराबर, ये जो 23% बोल रहा है दोस्तों, ये उत्तीर्ण का डाटा आया। क्या आया, उत्तीर्ण का डाटा आया, ये उत्तीर्ण हुआ है। तो 23% बराबर ये 46 अभ्यर्थी हुए। यहाँ परसेंटेज जो बोल रहा है कि 23% अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण हुआ, और यहाँ पर बोल रहा है कि 46, यानी 23% बराबर 46%, 46 अभ्यर्थी। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितना है, तो कुल जब भी होता है तो 100%, तो 100% बराबर तो 46 बटा में 23 आ जाएगा और ये गुना में 100 हो जाएगा। अब काटिए 23 दूनी 46, अरे 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा दोस्तों। तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी, तो 200। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर पर दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों चीनी से संबंधित। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो देखिए कुल चीनी जो है सो 300 ग्राम है। कितना है, 300 ग्राम है। इसको यहाँ छोड़ दीजिए अब, ठीक है। यह 300 ग्राम चीनी है, 40% चीनी है। अब देखिए चीनी है, ये तो घोल है, तो चीनी के साथ कुछ तो मिला होगा, यानी पानी मिला होगा। तो यहाँ लिखिए चीनी लिखिए, चीनी लिखिए, यहाँ पानी लिख देते हैं। अब जब 40% चीनी है तो पानी कितना होगा, जब 40% चीनी है तो 60% चीनी पानी होगा। चीनी 40% तो पानी 60%। फिर बोला कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए। चीनी मिला रहे, क्या मिला रहे, चीनी मिला रहे कि घोल में 50% चीनी हो जाए। तो चीनी जब 50% होगा तो पानी कितना होगा, ये भी 50% होगा। अब हम एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक ट्रिक है कि जिसे मिलाए उसे काम में ना लाए। तो हम मिला क्या रहे दोस्तों, तो चीनी मिला रहे। क्या बोला है कि और मिलाई जाए नए घोल में, कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए नए घोल में 50% चीनी हो जाए। तो जिसको मिलाते हैं उससे हम काम नहीं लेंगे, तो काम लेंगे किससे, तो दूसरे से काम लेंगे। इससे हमको काम नहीं लेना है, इसको काट दीजिए। अब ये है 60/50 कर दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए जैसे लिखा हुआ है, और ये 300 गुना में कर दीजिए। ये जो है 300 गुना में कर दीजिए। अब इसको काटिए, देखिए ये 0 ये 0, ये 5 6 30, ये कट गया। अब काटिए, गुना करेंगे 60 को 6 से तो 360 आ जाएगा दोस्तों। कितना, 360 ग्राम। अब बोल रहा था यहाँ पर कि कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए। तो पहले चीनी कितना है, तो 300 ग्राम। अब कितना और मिलाए, तो 360 में 300 को घटा दीजिए, तो कितना है दोस्तों, तो 60 ग्राम चीनी और मिलाई जाए। कितना, 60 ग्राम। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो सी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथे नंबर पर दोस्तों, जो भी छात्र यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो जरूर देख के जाए दोस्तों। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं लंबा पूरा सारे चैप्टर को मिला करके लंबा वीडियो लाऊंगा, जब तक एग्जाम चलेगा लंबा वीडियो लाऊंगा, ठीक है। कम से कम 1 घंटा से ऊपर का वीडियो लाऊंगा दोस्तों। देखिए अब प्रश्न चौथा देखिए, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने थे, लाना था कितना, 40% अंक। कितना अंक लाना था, 40%। तो ये 40% अगर लाता दोस्तों तो वो पास हो जाता। छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। कितना, 40%। 178 अंक लाया है, कितना, 178 अंक लाया है, और वो फेल कितना से हो गया, 22 अंक अगर आर लाता तो वो उत्तीर्ण होता, लेकिन 22 अंक कम आने के कारण अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। ठीक है, 178 अंक प्राप्त किया तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, यानी 22 अंक और लाता तो वो पास हो जाता।
तो अगर हम इसमें 22 जोड़ दें तो तब तो वो पास हो जाता। तो ये 178 और 22 को जोड़िए, 8 2 10, 7 2 9 1 10, ये 200, यानी 40% बराबर 200। अब बोलो कुल पूर्णांक कितने का थे, तो कुल पूर्णांक जब भी होता है तो 100% का होता है। कितना? 100%। तो 100% बराबर कितना होगा, तो 200 गुने 100 बटा ये 40 बटा में आ जाएगा। ये हमेशा बटा में आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, एक में नहीं निकाल रहे दोस्तों। अब इसको काटिए, 40 बचे 200। अब कितना आ रहा है, 100 को 500 गुना कर दीजिए, यानी 500। तो पूर्णांक कितना आया दोस्तों, तो 500। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब पांचवें प्रश्न को देखिए दोस्तों। विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। यानी बस अगर गति करती है 64 किलोमीटर प्रति घंटा तो विश्राम नहीं करती है, और जब विश्राम करती है तो वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती है। तो वो रुकती कितना है दोस्तों, 1 घंटे में रुकती कितना है, देखिए यहाँ पे ये जो है बस की गति कितना है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। और विश्राम जब करता है तो वो चलता है 48 किलोमीटर घंटा। कितना? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको घटा दीजिए, अगर इसको हम घटाते हैं तो हमारा आ जाता है कितना, 16 किलोमीटर। कितना? 16 किलोमीटर। जब विश्राम करता है तो 16 किलोमीटर रुक जाता है दोस्तों। कितना? 16 किलोमीटर कम चलता है। बस जो है 16 किलोमीटर कम चलती है। बोला 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम करती है, 1 घंटे में बस कितना विश्राम करती है। तो जब 64 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो 16 किलोमीटर रुकता है। कितना? 16 किलोमीटर। अब पूछ रहा है 1 घंटे बस कितने समय रुकती है, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना रुकती है, तो 16 गुने 60 बटा 64, ये हमेशा बटा में आएगा, ये चीज ध्यान दीजिए। अब काटिए, 16 चौके 64 और 4 से काटेंगे तो 15 चौके 60, यानी ये बस जो रुकती है 15 मिनट रुकती है दोस्तों। कितना? 15 मिनट। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, तो 15 मिनट, यानी बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दे दोस्तों। चलिए अब छठा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है। अगर आप लोग मेरा पिछला वीडियो देखते आ रहे होंगे दोस्तों तो आप लोग अच्छा स्कोर कर पाइएगा, ठीक है, और नहीं देखेंगे तो उसका कोई बात ही नहीं है। चलिए, क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है मैथ में, मैं लगभग सारे उस टाइप का प्रश्न पढ़ा चुका हूं दोस्तों। अब देखिए ए है, यहां बी मान लीजिए, ए से बी से 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति जाता है। कोई है जो यहां से यहां जाता है जब, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा गया। और जब बी से ए तक लौटता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से लौटता है। यहां से यहां जब लौटता है तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है। अब बोला संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है, तो औसत गति बराबर, औसत गति बराबर, इसका फॉर्मूला होगा, जब एक बार जाए और फिर वहां से वापस आए तो इसका फॉर्मूला होगा 2xy बटा x प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए 2x का मान 60, y का मान 40 बटा में x प्लस 40 है, तो 60 और प्लस 40, थोड़ा सा लंबा कर दे रहे ताकि सभी को समझ में आए, नहीं तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। अब है 2 गुने 60 गुने 40, और इसको 60 और 40 को जोड़ देंगे तो 100,
ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत गति कितना है दोस्तों? तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, सभी को वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग का उंगली तो उठता नहीं है दोस्तों, उंगली बटन दबाइए दोस्तों, क्या दिक्कत है उससे। चलिए प्रश्न 7वां देखिए, ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा? देखिए यहां मान लीजिए ए और यहां मान लीजिए बी। ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है और बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। यदि ए जो है 100 होगा तो बी कितना है? 50% अधिक, यानी 150 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, तो यहाँ 9 से गुना कीजिए, बी इसे कितना दिन में करेगा? तो 1 दिन में करेगा। क्लियर सा बात है। अब काट दीजिए इसको काटते हैं तो 50 दूनी 100 और 50 तिया 150, ये कट गया। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, ये भी कट गया। तो x बराबर कितना है दोस्तों? 3 दूनी 6 दिन। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? तो सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दे दोस्तों। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, बी अकेला 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर इस कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? देखिए ए जब करता है, ये 12 दिन में करता है, ए 12 दिन में, बी 18 दिन में, बी 18 दिन में, दोनों ने मिलकर के कार्य आरंभ किया है। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो 18 दूनी 36 एलसीएम आएगा। अब इसको भागा दीजिए, 12 से 36 में 12 तिया 36 और 18 से भागें तो 18 तिया 18 दूनी 36, ये आए दोस्तों। यानी कुल काम हमारा 36 है। ए करता है 12 एक दिन में, तो 36 काम कितना दिन में करेगा? 3 दिन में। बी करता है 18 काम एक दिन में, 36 काम कितना करेगा? 2 दिन में। लेकिन यहाँ बोल क्या रहा है कि 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। अब इसको काम जब छोड़ दिया ए, तो पूरा कार्य कितना दिन में समाप्त होगा? लेकिन इसको हम काम छोड़ने नहीं देंगे। क्या अरे भाई हम तुमको बुलाएं काम करने के लिए, तुम काम नहीं करोगे तो मेरा काम तो रुक जाएगा। ठीक है, हमको टाइम पर काम चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे? उसको छोड़ने नहीं देंगे और हम उसको काम करें, बोलेंगे कि 3 दिन तुम यार कर दो काम। ठीक है, तो वो 3 दिन और कर देगा, तो 3 दिन इससे और काम कर ले लेना हमको। तो 3 तिया 9, ये 9 काम और बढ़ गया। 3 दिन पहले छोड़ा था तो 3 दिन और काम कर दिया। तो ये एक दिन में 3 काम करता था, 3 दिन में 9 काम कर दिया। अब 36 काम कुल था, इसमें 9 काम जोड़ दीजिए तो हमारा हो जाएगा 45 काम। कुल काम अब हमारा हो गया 45। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर के कार्य आरंभ किया था, तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा? दोनों मिलकर के काम करता कितना है? ये 3 करता है ए, बी करता है 2, दोनों को जोड़िए 5 हो गया। अब 45 में 5 से भागा दे दीजिए, तो 5 9 45 कितना आएगा? 9। तो दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा? तो 9 दिन में करेगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। देखिए काम छोड़ने वाला जो भी प्रश्न, उसको काम छोड़ने मत दीजिए। समय के पहले छोड़ता तो उसको छोड़ने नहीं दीजिए। नहीं भाई, हमने आपको काम दिया है तो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, उतना काम करवा करके उसको जोड़ दीजिए, कुल काम में जोड़ करके भागा दे दीजिए, आपका इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 9वें नंबर प्रश्न बोल रहा है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम समापवर्धक निकालिए। इस तरह का प्रश्न जो है सो देखिए यूपी पुलिस में पूछा है दोस्तों। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। जब भी इस तरह का प्रश्न रहे, जैसे 1/3 है यहाँ पे, फिर 2/9, फिर क्या है 5/6 और फिर हमारा है 4/27, हम क्या करेंगे? ऊपर वाले को बोला जाता है अंश। क्या बोला जाता है? अंश बोला जाता है। और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? हर बोला जाता है।
अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जब हमसे पूछ रहा है कि एलसीएम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तन, तो जो पूछे उसका हम ऊपर में एलसीएम ले लेंगे। अगर एलसीएम मांग रहा है, पूछ रहा है, तो ऊपर में एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का। अगर एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेते और नीचे वाला का एलसीएम लेते। यहां पूछ रहा है एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाला क्या, एचसीएफ लेंगे। ठीक है, यानी ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे। कितना, एचसीएफ लेंगे। 1 2 5 4 का एक मिनट, तो 1 2 5 4 का एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा, देखिए 2 कम 2, ये भी हो गया 5 और 2 दूनी 4, यानी इसका आ जाएगा 5 दूनी 10 दूनी 20 आ जाएगा। कितना, 20 आ जाएगा। और 3 9 6 27 का जब एलसीएम लेंगे तो सबसे छोटी संख्या किससे कट रहा है, देखिए 3 से, सभी कट जाएगा, तो बटा में 3 हो जाएगा। यानी 3 9 6 और 27 का जब एचसीएफ लेंगे तो ये इसका आएगा 3, यानी 20 बटा 3 आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों तो एक बार कमेंट कर दें, मैं लंबा वीडियो लाऊंगा यूपी पुलिस के लिए। अब देखिए पहला प्रश्न, 10वां प्रश्न, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या है। एलसीएम एचसीएफ दे देता है, पहली संख्या दे देगा या दूसरी संख्या दे देगा। पहली संख्या देगा, दूसरी संख्या पूछेगा, दूसरी संख्या देगा, पहली संख्या पूछेगा, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछेगा। तो इसका फॉर्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये है। अब जो जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए। 8 है एलसीएम, एचसीएफ 48 है। अब एक संख्या मान लेते हैं कि हमारा दे दिया है क्या, 24, मान लीजिए 24 ये दे दिया, तो दूसरी संख्या क्या होगा, x मान लेते हैं। अब हम x बराबर थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। चलिए 8 गुने 48, अरे ये बटा में आ जाएगा 24। अब इसको काट दीजिए, 24 दूनी 48, ये कट गया, तो x बराबर कितना आया, 8 दूनी 16। तो दूसरी संख्या क्या आया दोस्तों, तो 16 आया। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार कमेंट कर दीजिए कि इस तरह का आप लोग को मैथ चाहिए ये या नहीं तो फिर जनरल जो मैं चला रहा था उसी तरह से चलूँगा। चलिए थैंक यू।